मल्टीप्लीकेशन दो टाइप से, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पहले अपन डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आज अगर टाइम मिला तो क्रॉस प्रोडक्ट भी स्टार्ट कर देंगे करके। तो दोनों में फर्क क्या है? डॉट प्रोडक्ट में जो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज स्केलर, इज स्केलर। स्केलर यानी सिर्फ नंबर होगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? वेक्टर होगा। रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर। इसको समझो, स्केलर का मतलब क्या है? यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और यहां क्या होगा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जब अपन दो वेक्टर को ऐड करते तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी वेक्टर ही होता है। जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मिलेगा वो भी क्या है? वेक्टर ही है। दो वेक्टर को ऐड करने पे एक नया वेक्टर आता है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पे भी एक नया वेक्टर मिलता है। यही अपन ने एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा। मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या आता है? वेक्टर आता है। ये कुछ बातें अपने को दिमाग में रखनी है। अब डॉट प्रोडक्ट करते कैसे, समझना। ये डॉट प्रोडक्ट है, किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो ए बार एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है बी बार, बराबर। ये दो वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट लिखते कैसे? ए बार डॉट बी बार। कैसे लिखते? ए बार डॉट बी बार। जब भी बार लिखा मतलब वो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका जो रिजल्ट लिखते हैं ना अपन, इसका रिजल्ट कैसे लिखते हैं? ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा। ये कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। इधर ए और बी क्या है? दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। जिधर भी ऊपर लाइन नहीं बनाया मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है। तो ये किसका मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो, या वेक्टर बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से आपको समझना है। सेम ये किसका मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बराबर। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो इस बात को समझो। देखो अब ये जो है ना ए बार और बी बार के बीच का एंगल, व्हेन दे आर कनेक्टेड टेल टू टेल। जैसे मान लो ये ए बार हो गया, ये क्या हो गया? ए बार, और ये बी बार हो गया। इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट, देखो फिर बता रहा हूं, ध्यान देना। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट स्केलर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? वेक्टर। रिजल्ट मतलब ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये एक नंबर आएगा। देखो ए का कुछ वैल्यू है, बी का और कॉस थीटा भी कुछ वैल्यू ही है ना, तो ये पूरा क्या आएगा? एक नंबर आएगा। यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या आता है? स्केलर। इसमें ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार व्हेन दे आर कनेक्टेड टेल टू टेल। When they are connected tail to tail, tail to tail। जब टेल टू टेल कनेक्टेड है तब का एंगल है थीटा।
बराबर। इसको, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं अपने को करना क्या है, इसका यूज क्या है अपने लिए। जैसे जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है और इंटू कॉस थीटा लिखते हैं ना, एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का, बराबर। तो अपन वर्क डन को क्या लिखेंगे, ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट और ये कॉस थीटा। इसको लिखने का तरीका क्या है, वर्क डन को अपन डब्ल्यू डी लिखेंगे। फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर ही है, और यहां कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा ना लिखते हुए मैं यहां डॉट लिख रहा हूं। ये क्या हो गया, एफ बार डॉट एस बार। और वर्क डन क्या है, स्केलर है। जब दो डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है। तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी वर्क डन। तो ये बात दिमाग में रखनी है, ये क्या है, वर्क डन। तो ये क्या, एफ बार डॉट एस बार। अगर आपको थीटा पता है, थीटा कुछ भी हो सकता है एंगल, तो वो आप इसको और आगे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों वेक्टर में लिखा है, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, एफ एस कॉस थीटा। देखो दोनों में फर्क क्या है, यहां आप पूरा का पूरा वेक्टर रखेंगे, यहां सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखेंगे, समझ रहे। अब मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करना है ध्यान देना। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि फाइंड वर्क डन व्हेन फोर्स ऑफ 5 न्यूटन is applied on body at 60 degree to the direction of displacement. अब इसको समझो, मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं, एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, किधर अप्लाई किया, जो भी इस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है उससे 60 डिग्री पे। तो मान लो अपन ने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो फोर्स कहां लगेगा, यहां से 60 डिग्री पे, ये यहां फोर्स लगेगा, समझ रहे। और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये समझ रहे, ये हो गया थीटा, कितना है 60 डिग्री। अब फोर्स का वैल्यू वो लोग ने गिवन है, कितना है 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू लेट्स से 2 मीटर है, इसी में लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर है मान लो। अब देखो वर्क डन आपको मिलेगा कैसे, वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, यस, एफ बार डॉट एस बार या फिर एफ एस कॉस थीटा। अब आप यहां कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला। हाँ, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं पता आपको, बराबर ना, आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पता है। मैग्नीट्यूड कितना है 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, एंगल कितना है 60। हाँ, तो ये 2 से 2 जाएगा, यस, वर्क डन इज 5 जूल। ये बात समझिएगा, वर्क डन कितना आएगा 5 जूल आ जाएगा। ऐसे ही अगर सेम क्वेश्चन में, समझना, अपने को सब सेम बोला है, फाइंड वर्क डन और आपको एफ अभी यहां कैसे नंबर दिया था ना, नंबर न देते हुए एक पूरा वेक्टर दे दिया, जैसे इट इज गिवन एज एफ बार इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k न्यूटन। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई और जेड, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और 5 न्यूटन। आप समझ रहे क्या, जैसे ये बॉडी हो गया, मान लो ये एक्स हो गया, तो यहां 3 न्यूटन लग रहा है, वाई में कितना है 4 न्यूटन और जेड में 5 न्यूटन, ऐसे समझ में आ रहा है। तो तीनों डायरेक्शन में बॉडी लग रहा है, तो बॉडी कुछ डायगोनली ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है।
तो ये हो गया फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, अब ये डिस्प्लेसमेंट भी डायगोनल ही करेगा ना, आप समझ रहे क्या? तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई भी और जेड भी। तो एक्स में, वाई में और जेड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो वो लिख लेते हैं। इससे एक्स में डिस्प्लेसमेंट है 1 i प्लस 2j प्लस 3k, ये दे रखा है मीटर में, बराबर। ये न्यूटन में दिया है और ये किस में दिया है, मीटर में। अब यहां आपको कोई एंगल का जरूरत नहीं है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या एंगल है वो आपको नहीं दिया है। अब क्या बोला है, फाइंड वर्क डन। सेम स्टोरी, सॉल्यूशन। अब अपन क्या करेंगे, एफ बार डॉट एस बार, समझे क्या? यहां हमें वैल्यू पता था एफ और एस का, तो इसलिए अपन ने ये वाला किया एफ एस कॉस थीटा। यहां वैल्यू नहीं पता एफ और एस का, यहां पूरा का पूरा वेक्टर पता है आपको, एफ वेक्टर कितना है, एस वेक्टर कितना है। तो आप क्या करो, यहां से ही सॉल्व कर लो। एफ बार का फॉर्मूला कितना है, वैल्यू कितना है, 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट एस कितना है, 1i प्लस 2j प्लस 3k। ये बात समझ रहे, इधर तक क्लियर है? अब ये मल्टीप्लाई कैसे करना है, ध्यान देना। यस, आई को आई से मल्टीप्लाई करने का, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करने का। देखो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन अपन क्या करते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, अदरवाइज आप सिंपल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3i को आप इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, i प्लस 2j प्लस 3k, फिर आप क्या करते हैं 4j, फिर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं i प्लस 2j प्लस 3k और 5k, फिर i प्लस 2j प्लस 3k। आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल केस में, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही करते हैं ना, पूरा ब्रैकेट ओपन करके। लेकिन इधर अपन ये नहीं करेंगे क्योंकि अपने को पता है, ये आगे मैं बताऊंगा अभी आपको, कि जब आप i और j को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0 आता है रिजल्ट। हाँ, i और j मल्टीप्लाई होगा तो i और k मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 आएगा, समझ में आ रहा है? तो सिर्फ i और i का ही रिजल्ट बचेगा। i डॉट i होता है 1, i डॉट j, i डॉट k 0 होता है। तो अपने को यहाँ याद क्या रखना है इस केस में, ये सब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि जब भी ऐसे डॉट प्रोडक्ट होगा तो अपन क्या करेंगे, i वाले टर्म को i से मल्टीप्लाई करना है, j वाले टर्म को j से और k वाले टर्म को k से मल्टीप्लाई करना है। तो वर्क डन लिखते हैं अभी, कितना आएगा, 3 इंटू 1 3, i डॉट i प्लस 4 2 जा 8, j डॉट j 15, k डॉट k। अब ये जो वैल्यू है ना, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 होता है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, ये 1 हो गया, 8 और 15, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 26 जूल। ये बात समझ रहे क्या, वर्क डन कितना आ जाएगा, 26 जूल। हमें यहाँ क्या समझ में आया, दो बातें, कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर आता है, स्केलर आ रहा है इसीलिए देखो नंबर आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन किधर भी नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है तो आप यहां से करेंगे एफ एस कॉस थीटा से। अगर आपको पूरा का पूरा वेक्टर दे रखा है तो पहले फॉर्मूले से सॉल्व करना है, और फर्स्ट फॉर्मूले में जब भी आप मल्टीप्लाई करते तब इस बात का ध्यान देना है कि आई को आई से, जे को जे और के को के से मल्टीप्लाई करना है। ये बात क्लियर है, ध्यान देना, अभी और आगे समझते हैं। जब भी आप दो वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये आई, जे और के, ये तीनों क्या है, ये बेसिकली डायरेक्शन बताते हैं। इनको अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग, हाँ, अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, बराबर, और डायरेक्शन क्या है, एक्स वाई और जेड। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये तीनों वेक्टर हो गए एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। अब ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, ये एक्स डायरेक्शन में, देखो
जब आप आई डॉट आई करते हैं, ये 1 क्यों आता है वो मैं बता रहा हूं। आई डॉट आई का वैल्यू 1 लिखा है ना अपन ने, तो आई डॉट आई का मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर आई है, इसके ऊपर ऐसे कैप बनाते हैं, यूनिट वेक्टर के ऊपर क्या बनाते हैं, कैप, इसको कैप बोलते हैं। ये डॉट नहीं है, ऐसा आई डॉट नहीं है, आई के ऊपर कैप है, तो आई डॉट आई। अब आप क्या लिखेंगे, इस आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है ना, तो यहां क्या लिखते थे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई इज 1 डॉट 1, हाँ 1 इंटू 1 सिंपल। और कॉस आई और आई में एंगल कितना होगा, 0 होगा, क्यों, डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो आई भी इधर जा रहा है, दूसरा आई भी इधर ही जा रहा है ना, तो दोनों में एंगल क्या हो गया, 0। तो आप यहां क्या लिखेंगे, कॉस 0। तो आई डॉट आई क्या आ जाएगा, कॉस 0 इज 1, ये भी 1 इंटू 1, तो आई डॉट आई का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात समझ रहे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी क्या आ गया, 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी सेम स्टोरी, जे डॉट जे क्या लिखेंगे आप, 1 1, इनका मैग्नीट्यूड 1 है ना, कॉस 0, तो जे डॉट जे भी क्या आता है, 1। और सिमिलरली के डॉट के भी क्या आएगा, 1 आएगा। ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड समझना, अगर मैं किसी वेक्टर को, देखो ये यूनिट वेक्टर थे, इनका मैग्नीट्यूड 1 था, बराबर, किसी वेक्टर को उसको खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करूं, किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ ही क्या करूं, डॉट प्रोडक्ट करूं, तो क्या हो गया, ए बार डॉट ए बार। ये सब प्रॉपर्टी है जो दिमाग में रखनी है। क्या लिखेंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार यानी सिर्फ ए इंटू ए, कॉस एंगल कितना लिखना चाहिए मेरे को, ए और ए में एंगल कितना होगा, 0 होगा, बराबर। हाँ सही बात है, मान लो ए बार अगर इधर जा रहा है, ये एक बार हो गया, तो दूसरा वाला ए बार भी तो इधर ही जाएगा, दोनों में एंगल क्या रहेगा, 0 रहेगा, समझ रहे। तो ए बार का उसके खुद के साथ एंगल क्या आता है, 0। किसी भी वेक्टर का उसके खुद के साथ एंगल 0 आता है, ये ए बार, ये दूसरा ए बार, ये एंगल कितना आएगा, 0, यानी ए बार डॉट ए बार कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ए यानी मैग्नीट्यूड। मान लो वेक्टर ए, एग्जांपल समझना, वेक्टर ए कुछ ऐसे है, 3i प्लस 4j प्लस 5k, और अभी आपको बोला फाइंड ए बार डॉट ए बार, ये वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, अपने को एक बात पता चली, ए बार डॉट ए बार क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। अब ये ए कहां से मिलेगा, यहां से, ये तो वेक्टर है ना पूरा, आप समझ रहे हैं ना, ये क्या है, पूरा वेक्टर है। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, समझना इस बात को। तो मैं पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, समझो, 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको ऐसे भी लिखते हैं या इसको सिंपली ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ जो भी आई का कोएफिशिएंट है, जे का कोएफिशिएंट। अब तक अपन दो ही करते थे ना, आई और जे होता था और ऐसे मैग्नीट्यूड, अब यहाँ के भी है, तो आप क्या लिखेंगे, पाई का स्क्वायर ऑल्सो। ये बात क्लियर है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 5√2 हो गया, बराबर ना, ये 25, ये 25, 50, यानी 5√2। यानी अपना ये जो सवाल है उसका आंसर क्या होगा, ए बार डॉट ए बार इज ए स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 5√2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 50। और देखो किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नंबर ही आना चाहिए, स्केलर आता है ना डॉट प्रोडक्ट हमेशा, ये बात दिमाग में रखेंगे आप। ये क्या किया आपने, ए बार डॉट ए बार, किसी भी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सेकेंड, थर्ड,
अभी आई डॉट जे को अपन ने क्या लिखा था, 0। देखो आई डॉट जे, ये वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। समझना कैसे आता है। आई डॉट जे, आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। यस, जे का मैग्नीट्यूड भी 1। आई और जे में कितना एंगल है, 90 है ना। आई यानी एक्स, जे यानी वाई, एक्स और वाई एक्सिस में 90 का एंगल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, cos 90, यानी आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे डॉट के भी क्या होगा, आप 1 लिखेंगे, 1, जे और के में एंगल 90 है ना। जे यानी वाई, के यानी जेड, तो 90 आएगा ना, तो ये 0। सिमिलरली के डॉट आई, के यानी जेड, आई यानी एक्स, जेड इधर है एक्स इधर है, तो 90 एंगल है ना, तो ये भी क्या होगा, 0। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे। कौन सा बात, कि ये आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई क्या होता है, 0 होता है। और इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आई डॉट जे करो या जे डॉट आई, रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि नंबर ही है ना। मतलब आप यहाँ क्या करें, 3 into 2 करो या 2 into 3 करो, आना तो 6 ही है। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आइदर यू राइट आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई, ये वैल्यू 0, के डॉट जे ये भी 0, और आई डॉट के ये भी क्या आएगा, 0। ये पॉइंट हमें दिमाग में रखना है। कौन सा, एक तो ये आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1। फिर किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर ये वाला पार्ट, समझ रहे। ये सब डॉट प्रोडक्ट की कुछ खास बातें जो अपने को दिमाग में होनी जरूरी है। किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप ए बार डॉट बी बार करो तो वो सेम आएगा बी बार डॉट ए बार का, बराबर ना। क्योंकि व्हाट इज ए बी, इट इज ए बी कॉस थीटा, इट इज बी ए कॉस थीटा, तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। ये कुछ पॉइंट है किसके बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब एक और पॉइंट लिखते हैं, ए बार डॉट बी बार को आप क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा, बराबर। ये वैल्यू मेरे को बताओ कब 0 होगा, जब कॉस का थीटा का 90 होगा, यानी कॉस का वैल्यू 0 हो गया। यानी डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो। अब बात समझे क्या, थीटा किसके बीच का एंगल है, ए बार एंड बी बार। तो बहुत बार सवाल में दिया रहता है कि ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर, फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट। तो आपने फाइंड किया और मान लो वो 0 आ गया, तो फिर आपको कंक्लूजन लिखना होता है, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अपन इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार इज 0, then vector a bar is perpendicular to b bar 90 degree. A bar and b bar are ये बात समझ रहे। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। या कभी कभी उल्टा भी आता है कि बोला रहेगा कि टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, और उसके बीच में कोई वैल्यू फाइंड करने बोला रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, इस पे एक और सवाल क्या बनता है, एग्जांपल, फाइंड ए इफ वेक्टर P and Q are perpendicular। जो वेक्टर P और वेक्टर Q है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और आपको A फाइंड करना है। अब A क्या है समझना, P इज इक्वल टू 3i प्लस AJ 4k एंड Q इज इक्वल टू
ये 0 आना चाहिए ना, चलो मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ। 5i प्लस 7j प्लस 8k, ये समझेगा? हाँ, अब देखो वो लोग ने क्या बोला है कि आपको a फाइंड करना है। a किधर है? ये रहा, ये आपको फाइंड करना है a को। और क्या बोला है? पी एन क्यू आर परपेंडिकुलर, यानी अपने को एक बात तो समझ में आ गई, 90 है। यानी आप क्या लिखेंगे? पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू 0, बराबर ना? व्हाट इज पी बार? 3i प्लस ए जे प्लस 4k प्लस 4k डॉट क्यू के जगह, यस, 5i प्लस 7j प्लस 8k। अब आप क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट है ना, तो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से और k को k से, बाकी सबका मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? 3 इंटू 5 15 i डॉट i, ये वैल्यू तो 1 होने वाला है, प्लस 7 टाइम्स a j डॉट j प्लस 8 फोर जा 32 k डॉट k, ये वैल्यू कितना है? 0। यानी कितना हो गया? 15 प्लस 7a प्लस 32 इक्वल टू 0। तो 7a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 47 हो गया ना। 15 प्लस 32 कितना हो गया? 47। तो ये उधर जाएगा तो -7, और a इक्वल टू -47/7। ये a का वैल्यू आएगा, आप समझ रहे? -47/7। क्लियर है ये? 6 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा आएगा और 7 के नजदीक आएगा ना, 6.8 कुछ आएगा। 6.71 ए का वैल्यू आएगा -6.71। ये बात समझ रहे हैं? तो ये भी एक टाइप का सवाल है कि आपको कोई वैल्यू फाइंड करने बोलेगा और कंडीशन क्या दिया रहेगा कि पी एन क्यू आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है यानी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ये दिमाग में रखना है, ठीक है? अब आप इसको लिखो यहां से। डायरेक्ट फ्लो आता रहेगा ना।
हो गया।
देखो इसमें ये एकदम दिमाग में क्लियर रखना है कि अगर वैल्यू दिया है और एंगल पता है तो आप यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पे एफ और एस पता है, एंगल नहीं पता, एंगल नहीं पता तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। यहाँ एफ एस कॉस थीटा से लिखो इसको।
नहीं, ये मैग्नीट्यूड है ना, बताता हूँ, लिख लो। ये हो गया क्या लिख के? हाँ, इसमें है ना, उसको प्लॉट कर सकते तुम एक्स वाई जेड पे, वो जो 3i 4j 5k है ना, 3 पे 4 पे 5 पे, देखो बताता हूँ। हो गया ना ये लिख के? 1 मिनट इधर ध्यान देना बस, नहीं भी हुआ। देखो ये वेक्टर है किधर, इसको समझना, जेड में। मान लो ये मेरा ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, और ये वाला जेड एक्सिस हो गया। ये बात समझ रहे? अब वो लोग ने क्या बोला है, ये जो वेक्टर है कौन सा, 3 4j, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट किधर है? 3 पे, मतलब ये यहाँ कहीं तो होगा। ये दिस इज 3,0, वाई किधर है? 4, यानी हाँ, यहाँ से यहाँ पहुंचे आप, और फिर z यहाँ से यहाँ बाहर आएगा ऐसे, यानी ये पॉइंट इधर है, और ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, तुमको ये नहीं दिमाग में बैठता रहेगा। तो मान लो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई पे 4 है, और ये यहां से शुरू हो रहा है ना, ओरिजिन पीछे, और ये पॉइंट आगे, आप समझ रहे हैं ना? तो ये जेड में कितना आगे आया? 5। तो ये जो रे आया ना, ये समझ रहे क्या इसको? ये है आपका रिजल्टेंट। मतलब अगर मैं एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाऊं, पेन दो, एक और दो, ये एक्स, ये वाई, और ये जेड, बराबर। एक्स में कितना आगे जाएंगे? 3, वाई में 4, और जेड में 5। ये इधर आएगा ऐसे। इसको यहां से यहां कनेक्ट करने वाला ये जो लाइन है, ये रिजल्टेंट है। इसका लेंथ कैसे मिलेगा? जैसे 2D में रहता तो आप ये हाइपोटेनियस मानते हैं ना, तो ये 3D में ऐसे मान सकते हैं इसको, हाइपोटेनियस टाइप। तो तीनों साइड का स्क्वायर, समझ रहे ना? ये तो ये वहां से ही आता है। ये है इसको भी, लेकिन इसको अपन डिराइव नहीं कर रहे, इसका नीड नहीं है। ये अपने को सीधा याद रखना है। या इसको याद रखने का एक और तरीका है, अपन ने दो वेक्टर में क्या किया था, √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो वहां थीटा कितना हो रहा है? 90 ना, एक्स वाई के बीच में, तो वो टर्म 0 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ कितने? 3 वेक्टर है। ये बात समझे ना? अब ये यहां से यहां आ रहा है, तो ये वाला जो आर है ना, आर मतलब इस रिजल्टेंट का लेंथ कितना है, वहां से आ रहा है। ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका है, 3² + 4² + 5²। इसको कर सकते हैं अपन प्रूव, लिख लिया ये। मेरे को एक सम बताना है, फिर उसके बाद अपन चाहिए तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। ये समझ गया ना तुम? करना कुछ नहीं है, ये एक एक के साथ एंगल देखेंगे, फिर a² cos² थीटा + b² cos² थीटा, वैसे आते जाएगा। ये हो गया ना? तो अगर आपको, हाँ लिखो, देखो इस पे एक और सवाल कैसे बनता है। अगर आपको आई जे के 3 डायरेक्शन में दिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब तक अपन ने 2 ही किए थे ना, आई और जे, तो अपन क्या करते थे? 3² + 4²। ये वाला टर्म नहीं आता था ना? अगर तीनों दिए, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये किसका मैग्नीट्यूड है? ए वेक्टर का। हो गया? ध्यान देना इधर। मान लो
ये एक क्वेश्चन है, ए बार इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k और बी बार इक्वल टू, ये ले लो, 2i प्लस 7j प्लस 9k। ऐसे सवाल आया, फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ए बार और बी बार के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, एंगल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ध्यान देना। हाँ, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार इज कैन बी रिटन एज ए बी कॉस थीटा। ध्यान देना आप इस बात पे। व्हाट इज ए बार, ये पूरा वैल्यू। व्हाट इज बी बार, ये पूरा वैल्यू। ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, ए और बी का। मैं वैल्यू रख रहा हूं, ध्यान देना। 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट बी बार कितना आएगा, 2i प्लस j प्लस 9k विच इज इक्वल टू, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सिमिलरली अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ये बात समझ रहे तुम, ये ए का मैग्नीट्यूड हो गया, ये बी का मैग्नीट्यूड हो गया, और कॉस थीटा, ये तो एंगल हमें फाइंड करना है, तो इसको रहने दो एज इट इज। अब क्या करेंगे आप बताओ, यहाँ आई से आई को, जे से जे को, के से के। हाँ, यहाँ 7j आएगा। 279 279 345 बराबर 345 उधर सही। अब क्या करेंगे बताओ, 3 2 जा 6, आई से आई, 6 आई इंटू आई तो 1 होता है ना, तो सीधा 6 लिख रहे। 4 ये वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट 50 बराबर, हाँ विच इज 5√2। वो वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट 81 और 4। देखो ये 81 हो गया और उसमें 4 यानी 85 हो गया ना, 85 और 49, 8 और 85 और 49, 85 और 50 होता तो कितना होता, 134। ये आ गया अंडर रूट ऑफ 134 कॉस थीटा। बस आपको ये ऐड करो, 28 और 6 कितना हो गया, 34 और 45 9 अंडर रूट ऑफ 15 अंडर रूट ऑफ 134 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, ये इनवर्स लिखते हैं ना, ये साइड लिखेंगे तो कल भी देखा था अपन ने, कॉस इनवर्स ऑफ 79 अपॉन अंडर रूट 50 अंडर रूट 134। यस, ये फाइनल आंसर है। एंगल समझ में आ रहा है ना, एंगल के लिए, क्योंकि ये वैल्यू हमें नहीं बता पाएंगे, इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो कुछ नंबर आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल अपने को याद नहीं है, ठीक है, तो ये इतना रख देंगे, ऐसे लिख लो इसको। पहले का भी एक स्लाइड था ना, 90 वाला। हाँ एक स्लाइड था, सही बोल रहे, ये था फाइंड ए बार। तो एक काम करो, ये लिख लो, उसके बाद वो लिखना, सीक्वेंस में लिख।
हो गया ना? हो गया? इसमें एक टर्म है, इसको अपने को समझना है। जैसे जब अपन लिखते हैं ना ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, बराबर। देखो अब तक अपन ने दो टाइप के वेक्टर देखे, एक रिजल्टेंट वेक्टर जिसका मतलब क्या होता है सबको रिप्लेस करके वो एक अकेला वेक्टर लगाओ जो सेम इफेक्ट देगा। दूसरा अपन ने देखा नेगेटिव वेक्टर, जो कल के लेक्चर में देखा था, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता था कि अगर वेक्टर ए इधर है तो उसका नेगेटिव वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आज अपने को थर्ड टाइप का वेक्टर देखना है विच इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है वो समझेंगे। तो ये एक फॉर्मूला है अपना आज के लिए। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। वेक्टर के दो ही काम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना। तो अब इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 रहेगा, तो इसका एक ही काम बचा, डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर कब यूज होता है, डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर यूज होता है। A vector whose magnitude is 1, vector whose magnitude is unit, that is 1. दूसरा, it is represented by cap over it. मतलब अगर ये वेक्टर a है
तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैसे लिखेंगे, ए कैप से, दिस इज वेक्टर ए, समझना है इस बात को, वेक्टर ए, और ए के ऊपर अगर आपने कैप लिखा तो इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये बात समझ रहे, ए के ऊपर कैप हो गया यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, थर्ड पॉइंट, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली ए से लिख सकते हैं, तो इट इज वेक्टर ए अपॉन ए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ए लिखो या सिर्फ ए लिखो, ऊपर बार बनाया यानी आई जे के वाला लिखने का, सिर्फ ए लिखा यानी मैग्नीट्यूड, जैसे यहां लिखा था ना अपन ने, देखो ये वेक्टर ए है, ये ए का मैग्नीट्यूड है 5√2, समझ में आ रहा है ना, दोनों में फर्क है। अब यूनिट वेक्टर अपने क्या काम आता है समझना, ये तीन बातें अपने को याद रखनी है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, और उसका फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इफ टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन then we can equate their unit vector, और इसको ऐसे लिखो, if two vector are in same direction then they have same unit vector, then they have same unit vector। देखो वेक्टर का पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका डायरेक्शन सेम हुआ, दो वेक्टर इक्वल नहीं हुए, आप समझ रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये ए बार है, इसका वैल्यू है अराउंड 550 आई, एक्स में जा रहा है इसलिए आई लिखा। ये एक और वेक्टर है, ये बी बार है, इसका वैल्यू है 30 आई, दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन ए बार इज नॉट इक्वल टू बी बार। ये बात समझ रहे हैं, वेक्टर को आप इक्वल कब लिख सकते हैं, व्हेन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो इनका डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ये बात समझ रहे क्या। लेकिन इनका यूनिट वेक्टर, हाँ आप लिख सकते हैं, वी कैन इक्वेट देयर यूनिट वेक्टर और देयर यूनिट वेक्टर आर इक्वल। क्यों यूनिट वेक्टर सेम है, डायरेक्शन तो सेम है ही, मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है यूनिट वेक्टर का, आप समझ रहे क्या। अगर मैं ये नहीं लिख सकता, मतलब ये बात भी सही है, ए बार इज नॉट इक्वल टू बी बार, बट यस ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी 1 है, और यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है ना वो ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। ए कैप का क्या डायरेक्शन है, जो ए का डायरेक्शन है, बी कैप का क्या डायरेक्शन है, जो बी का डायरेक्शन है, तो ए और बी का डायरेक्शन सेम है ना। हेलो ये समझ रहे क्या तुम मैं क्या बता रहा हूं, ये पॉइंट याद रखना है आपको। डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर is same as ओरिजिनल वेक्टर। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अगर ए बार इधर जा रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर भी इधर ही जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर बी बार इधर जा रहा है तो बी कैप का भी यही डायरेक्शन होगा, सी बार इधर जा रहा है तो सी कैप का ये डायरेक्शन होगा। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होता है, ओरिजिनल वेक्टर के। ओरिजिनल वेक्टर यानी अगर ये वेक्टर ए है तो ये उसका यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करेंगे, ये फॉर्मूले से, बराबर ना, इसका डायरेक्शन उसके इक्वल ही होगा। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ये भी एक पॉइंट है जो अपन ने यहां लिखा, इफ टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, तो ए बार और बी बार सेम डायरेक्शन में, लेकिन वो वेक्टर इक्वल नहीं है, लेकिन उनका यूनिट वेक्टर क्या है, इक्वल। ये बहुत काम का पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इफ टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन वी कैन इक्वेट देयर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, देन दे हैव सेम यूनिट वेक्टर। तो ए और बी का यूनिट वेक्टर क्या हो गया, सेम हो गया।
अब सवाल देखो कैसे बन सकता है। एक तो ये पार्ट हो गया, इसमें और छोटी छोटी बात है। जैसे ए बार डॉट बी बार जब अपन लिखते हैं, इट इज व्हाट ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिखते हैं ना, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार, और ये ए बी नीचे आएगा तो ए यहां लिख दो, बी यहां लिख दो। ये बात समझ रहे क्या? ए बार डॉट बी बार, ये ए बार के नीचे ए लिखा, बी बार के नीचे बी लिखा, तो कॉस थीटा कैन बी रिटन एज, यस, ए कैप डॉट बी कैप। समझ रहे ना, ए कैप डॉट बी कैप, ये दिमाग में रखना। अब इसमें एक टर्म होता है डायरेक्शन कोसाइन करके होता है, डायरेक्शन कोसाइन, समझते चलना। जैसे मान लो इसी में समझ जाओगे तो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बराबर। अपन ने रिजोल्यूशन ऑफ 2D वेक्टर देखा था, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ 3D वेक्टर ऑल्सो, रिजोल्यूशन ऑफ 3D वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, एक्स और वाई में कंपोनेंट देखना है। तो अभी मान लो पहले 2D का बात करते हैं, ये मान लो रिजल्टेंट है किसका, एक्स और वाई का। तो मैं इस रिजल्टेंट को अभी ए बोल रहा हूं, और ये एंगल को अगर मैं थीटा बोलूं, बराबर, तो ये ए का ये कंपोनेंट को अपन क्या बोलेंगे, ए एक्स, ए का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। ये क्या लिखेंगे आप, ए कॉस थीटा, बराबर, जिसके साथ एंगल पता है उसको थीटा लिखते हैं। ये कंपोनेंट क्या होगा, हाँ ए वाई, बराबर, ए साइन थीटा लिखेंगे। अगर मान लो आपको ये एंगल भी दिया होता तो आप यहां भी क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा 1। ये बात समझ रहे? अब अपन क्या कर रहे हैं, वेक्टर 3D में है, 3D में है तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि तीनों एक्सिस के साथ अलग एंगल बनता है अगर वेक्टर 3D में है। तो ध्यान देना इस बात पे, मैं ड्रॉ कर रहा हूं इधर, ये थोड़ा इमेजिन करना अच्छे से। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, और ये जेड एक्सिस हो गया। और जो अपना 3D वेक्टर है वो ये रहा, मान लो ये वेक्टर का नाम है ए, समझ रहे हो? ये ए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको अपन अल्फा बोल रहे हैं, जो वाई के साथ बना रहा है उसको बीटा, और जो जेड के साथ बना रहा है उसको अल्फा बीटा ग्यामा। आप समझ रहे? अल्फा बीटा और ग्यामा, तीनों एक्सिस के साथ हमें एंगल पता है। अब अपन क्या कर सकते हैं, जो ये ए का कंपोनेंट है, मैं यहां लिखता हूं, ए का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में क्या होगा बताओ, इस ए का कंपोनेंट, हाँ, ए कॉस अल्फा, समझ रहे? तो आप कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एक्स अपॉन ए, बराबर। सिमिलरली आप ए वाई क्या लिखेंगे, ए कॉस बीटा, यही कॉस बीटा इज ए वाई अपॉन ए। सिमिलरली ए जेड, ए कॉस ग्यामा, तो कॉस ग्यामा हो जाएगा ए जेड अपॉन ए। ये हो गया कॉस अल्फा का वैल्यू, कॉस बीटा, और ये कॉस ग्यामा। ध्यान देना, ए किसका रिजल्टेंट है, ए एक्स ए वाई और ए जेड का, ऐसे बोल सकते हैं ना अपन। देखो तो अपन यहां
मैं ये लिख देता हूं पहले, ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया, और ये क्या हो गया, ए जेड। आप वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस वेक्टर ए, इट इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ये बात सही है, वेक्टर ए, ये ए है ना, ये किसका रिजल्टेंट है, ए एक्स ए वाई और ए जेड का रिजल्टेंट है, बराबर। अगर आपको ए का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, यस, ए जेड स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब देखो, अब अपने को एक रिलेशन निकालना है। एक तो आपको याद क्या रखना है, डायरेक्शन कोसाइन, बहुत बार क्वेश्चन में आता है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अल्फा किसके साथ एंगल है, एक्स के साथ, तो आप ए एक्स अपॉन ए लिखेंगे। बीटा किसके साथ है, वाई के साथ, तो ए वाई अपॉन ए, और गामा जेड के साथ, तो ए जेड अपॉन ए। हाउ टू कैलकुलेट ए, तो ये रहा, आपको ये वेक्टर दिया रहेगा तो आप ए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें कॉस अल्फा बीटा गामा के बीच में एक रिलेशन होता है जो हमें याद रखना है, ठीक है, इसको आगे लिखता हूं मैं। देखो, ये जो लाइन लिखा ना अपन ने, ए इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है। व्हाट इज ए एक्स, ए कॉस, ए एक्स क्या होगा, ए कॉस अल्फा, ए वाई क्या होगा, ए कॉस बीटा, और ए जेड क्या होगा, ए कॉस गामा। ये सब वैल्यू यहां रखेंगे अपन। ये क्या होगा, ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए कॉस का होल स्क्वायर, सेम ध्यान देना, तीनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो उसको बाहर लेगा। यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। यस, ये तो चले जाएगा, ए स्क्वायर तो यहाँ 1 बचा। आपको ये रिलेशन याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है, 1 होता है। ये कॉलेज के एग्जाम में आता है कभी कभी प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्शन कोसाइन सेम एज इट इज लिखने का। आप डायरेक्शन कोसाइन बनाने का, ये बॉक्स बनाने का, उसके नीचे ये लिखने का, फिर बाजू में ये लिखने का, फिर यहाँ से आने का इस पे सेम। इसमें एक और रिलेशन होता है, अगर मैं देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, यस, यही अभी अपन करने वाले हैं। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन यही वाले रिलेशन में, ये 1 था, इसको इक्वेशन ए बोल दो, नहीं ए मत बोलो, फ्रॉम 1, ये 1 एज इट इज, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, सॉरी बीटा, और बाद में गामा, साइन स्क्वायर गामा। ये बात क्लियर है। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3, और ये माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो इस तीनों को इधर लिख देता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज 3 माइनस 1, बराबर, ये 1 उधर जाएगा ना, तो ये रिलेशन भी आप दिमाग में रखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा गामा 1 होता है, साइन स्क्वायर अल्फा बीटा गामा 2 होता है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखनी है अपने को। और डायरेक्शन कोसाइन बोले तो ये फाइंड करना है।
इसके अलावा अभी एक और बात जो अपन ने सीखी वो है यूनिट वेक्टर, बराबर। Yes. ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय कैप, मैग्नीट्यूड इज 1, इफ टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन देन वी कैन इक्वेट देयर यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज सेम एज ओरिजिनल वेक्टर, बराबर। अब इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, a bar equal to 3i plus 4j plus 5k. Find vector b bar which is parallel to a bar